हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे और एक घटना चक्र की बुक है, इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग जाके देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को पहुंचा। और किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। उसके बाद कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा था तो वहाँ उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो बताएंगे हम लोग, जमोरिन ने। किसने? जमोरिन ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। कौन बना? फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक को कब पराजित किया था या फिर उससे कब गोवा को अपने अधिकार में किया था? तो बताएंगे हम लोग 1510 ईस्वी में। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्रमशः पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी है। डेन मतलब डेनिश। तो ये भी क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में किसने आगमन किया? तो बताएंगे हम लोग पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। और ये सबसे बाद में गए थे, सबसे बाद में गए भारत से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहले आए थे, ऐसी यूरोपीय शक्ति बताइए जो सबसे पहले भारत में आगमन हुआ उसका, और भारत में सबसे बाद में गए, भारत से सबसे बाद में गए, तो वो हो जाएगा पुर्तगीज। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जैसे पुर्तगाली कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई? 1498 में हुई, कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। उसके बाद अंग्रेज जो फैक्ट्री हुई थी 16 ईस्वी में सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। और देखो आप दिएगा प्रथम स्थायी फैक्ट्री कब बनी? 1503 में बनी। और ये कब बनी? 1613 में बनी। उसके बाद डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई? मसूलीपट्टनम में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है डेनिश फैक्ट्री कब की स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी में। कब, कहाँ पे हुई थी? ट्रांकेबार में। कहाँ पे? ट्रांकेबार में। ये वाले सन हमें नहीं याद रखना, केवल यही वाले याद रखने हैं। जैसे कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले भारत में कौन आया और सबसे बाद में कौन गया। तो क्या बताएंगे हम लोग? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे भारत से। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। किसने कराया? फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था डचों ने। और किसको पराजित करके? पुर्तगालियों को हराकर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। कब? 16 ईस्वी में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी?
काल्बर्ट ने की थी। किसने की थी? काल्बर्ट ने की थी, जो लुई 14वां क्या था? मंत्री था। मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे साथ देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की किसने की थी, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की, और तो इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान ने। किसने? अलीवर्दी खान ने। और उसके बाद अगर ये कथन दे दिया जाए, पूरा कथन, ये किसने कहा था कि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे साथ देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। ये कहा था अलीवर्दी खान ने। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में हुई थी, 20 जून 1756 को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। कब परास्त किया? 22 अक्टूबर 1764 को। कहाँ के युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद प्रयागराज में रखा गया। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो बताएंगे हम लोग अगस्त 1765 में हुई थी। अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। सरदार के.एम. पनिकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। किसका राज स्थापित कर दिया? डाकुओं का राज स्थापित कर दिया गया। और ये किसने कहा? ये कहा है सरदार के.एम. पनिकर ने कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए दलीप सिंह का निधन कहाँ पे हुआ, तो पेरिस फ्रांस में हुआ था, और इनका जो अंतिम संस्कार कहाँ पे हुआ, वो हुआ था इंग्लैंड में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो बताएंगे हम लोग श्रीरंगपट्टनम। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। अब देखो यहाँ पे जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था कब तक चला? 1790-92 में। उसके बाद जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई तो उसके बाद ये क्या हो गया? तृतीय आंग्ल मैसूर संधि खत्म हो गया। एक पॉइंट देखो यहाँ फिर से देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? 1790 से 92 तक हुआ। कब हुआ? और उसके बाद जब
श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई मार्च 1792 में। तब क्या होता है, यह युद्ध जो है खत्म हो जाता है। और इस संधि किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टामा मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामल जिले में लागू किया। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग है कुर्ग, में लागू की गई। मालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था करफक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। किसके साथ? प्रत्येक ग्राम अथवा महल या जागीर के साथ। वहाँ का जो जागीर होता था उसके साथ जो है महलवाड़ी पद्धति स्थापित की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मालवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब देखो यहाँ पे इनकी जो पुस्तकें दी गई जैसे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रूल इन इंडिया, ये जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे तो भूलना ही नहीं है और ये भी याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया। लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने और WC बनर्जी ने। कब किया? 1865 में। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो बताएंगे हम लोग, दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ पे देखो दिया गया है गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। जैसे कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? 1772 में। और किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया? 1793 में। उसके बाद सहायक संधि कब के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। और कब हुआ ये? 1798 में। उसके बाद सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? विलियम बेंटिंक ने। कब लगाई? 1829 में। राज्य हड़प नीति किसने चालू की? लॉर्ड डलहौजी ने। कब चालू की? 1856 में। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किसने चालू की? लॉर्ड रिपन ने। कब चालू की? 1882 में। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और कौन सी वायसराय कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन कार्यकाल में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में। तो सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। अब देखो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति। जैसे स्थान दिया गया है यहाँ पे भारतीय सेनापति जगदीशपुर, कुंवर सिंह। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह। उसके बाद लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया। उसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब हुआ? 10 मई को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ लिया जाए कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो बताएंगे हम लोग कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकार खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। किसने की? खान बहादुर ने बरेली में की थी। इसका जो है नेतृत्व खान बहादुर ने किया बरेली में। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोपाल घर में हुआ था,
जो वर्तमान में वाराणसी में है। उसके बाद 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बेगम हजरत महल थी उनके बेटे का नाम क्या था, तो बताएंगे हम लोग ब्रिटिश कादिर। क्या था? ब्रिटिश कादिर था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, और इनका नाम था ढोड़ो पंत या फिर ढोड़ो पंत। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ढोड़ो पंत किसका नाम था, तो बताएंगे नाना साहब का। पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कानपुर में किसने स्वतंत्रता का निर्वाह किया, तो बताएंगे हम लोग नाना साहब। कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका निर्वाह किसने किया था? नाना साहब ने। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है तात्या टोपे को। उसके बाद 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित थे। और हमारा थोड़ा गला बैठ गया तो इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताएंगे हम लोग मौलवी अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। किसने कहा था? मौलवी अहमदुल्ला ने कहा था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था, अगर पूछ लिया जाए तो बताएंगे हम लोग जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस। अगला पॉइंट है, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। ब्रिटिश सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो बताएंगे हम लोग ब्रिटिश सावरकर ने। किसने? ब्रिटिश सावरकर ने। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताएंगे ब्रिटिश सावरकर के द्वारा। अगला पॉइंट है, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस एन सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 1857 किसकी पुस्तक है, तो बताएंगे हम लोग सुरेंद्र नाथ सेन की। किसकी? सुरेंद्र नाथ सेन की। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें बाद में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1859 से 60 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। उसके बाद सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 ईस्वी में, और संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, तथा पबाना उपद्रव 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक
नील दर्पण में किया। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो बताएंगे हम लोग दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। सियान साहब के नाम से किसे पुकारा गया? भगत जवाहर मल को। और कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? भगत जवाहर मल ने। कहाँ की? पश्चिमी पंजाब में की। कब की? 1840 में की। उसके बाद इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। पागलपंथ एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। किसने चलाया था? पागलपंथ संप्रदाय करमशाह ने चलाया था। कहाँ पे? उत्तरी बंगाल में। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। खोज जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1832 ईस्वी में बुद्धू या बुद्ध भगत ने किया था। किसने किया था? बुद्ध भगत ने किया था। और यह विद्रोह कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और कब से कब तक हुआ? 1832 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बताएंगे बुद्ध भगत ने। उसके बाद 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के बगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध हुआ। ये जो रंपा विद्रोह था किसका विद्रोह था? आदिवासियों का विद्रोह था। और किस लिए किया गया था? साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान महान हलचल और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना गया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने? ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हौज हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवाह आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवाह आदिवासी आंदोलन किसने किया? भागीरथ मांझी ने। कब किया? 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। कौन थे? गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। कुकी विद्रोह 1917 से 19 ईस्वी में मणिपुर एवं त्रिपुरा में, और कूका विद्रोह 1840 से 72 में पंजाब में, और पाबना विद्रोह 1873-76 ईस्वी के दौरान बंगाल में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि पाबना विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो बताएंगे हम लोग बंगाल में हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ पे हुआ? पंजाब में हुआ। और कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ? मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग जोड़ानाग थे। जदोनाग या फिर जोड़ानाग मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। और अगला पार्ट हमारा है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।